हेलो गाइस, वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से। मैं हूं आपका इंग्लिश मेंटर पीयूष और हम डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2021 का सीडीएस का पेपर सेट ए। तो इसमें हमने 60 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज बात करनी है क्वेश्चन नंबर 61 से। ढेर सारे क्वेश्चंस हमने कैटर किए, जैसे कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज थे, हमारे पास सेंटेंस अरेंजमेंट थे, हमारे पास स्पॉटिंग एरर्स थे, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। आज हमें स्टार्टिंग करनी है एंटोनिम्स के क्वेश्चन से, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ये जो आपसे ऑपोजिट मीनिंग्स को पूछते हैं। मतलब जो भी वर्ड्स लिखें उसके उल्टे मीनिंग्स आपको बताने होंगे। जैसे किसी वर्ड का मतलब है बहुत ज्यादा कोई चीज करना, तो आपको बताना है कौन सा वाला मीनिंग कम करने की बात को कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंक्रीज लिखूं, अगर इंक्रीज का ऑपोजिट आपको लिखना है तो इट वुड बी डिक्रीज, क्योंकि इंक्रीज का मतलब हो रहा होगा बढ़ना और डिक्रीज का मतलब होता है घटना। तो एंटोनिम्स में आपको ऐसा काम करना होता है। चलिए बात करते हैं इसके डायरेक्शंस की, उसके बाद आएंगे एग्जैक्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हमें हैंडल करना है। डायरेक्शंस में एक्सक्यूज मी, डायरेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस with an underlined word followed by 4 words or group of words. Select the option that is opposite in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheet accordingly. सिंपल सा डायरेक्शन है कि आपको यहां पे हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस दिया है बेटा। जैसे 61 में एक सेंटेंस लिखा है, हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बॉम्बास्टिक। अब यहां पे एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में एक पार्ट आपको हर सेंटेंस में अंडरलाइन मिलेगा। इस अंडरलाइन वर्ड का आपको कॉन्टेक्स्ट निकालना है, क्या मीनिंग हो सकता है। उसी के बेसिस पे आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी, इनमें से फाइंड आउट करना है कौन सा मीनिंग इस वर्ड के मीनिंग का अपोजिट मीनिंग देगा। जैसे मान लो बॉम्बास्टिक का मतलब होता है इंक्रीज, तो आपको निकालना है यहां पे 4 में से किसका मतलब हो सकता है डिक्रीज। वही वाला आंसर आप सेलेक्ट कर दोगे और आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड, पीपल कंसिडर इट बॉम्बास्टिक। अब बॉम्बास्टिक यहां पे बोल रहा है, जिसका मतलब होता है बेटा जिसमें खूब सारे वर्ड्स हो, खूब सारी बातें घुमा घुमा के कही हो, उसको बॉम्बास्टिक भी बोलते हैं। जैसे किसी से मान लीजिए आपने बोला कि भाई तुमने चोरी क्यों की, अब वो खूब सारा घुमा फिरा के बात करे जिससे आपका मन गुमराह हो जाए। अगर किसी का ऐसा बात करने का या बताने का स्टाइल है तो आप उसको बॉम्बास्टिक कह सकते हो या फिर वर्बोज कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है खूब सारे शब्द को लेके किसी छोटी सी बात को करना। क्लियर है बात? तो इसको बॉम्बास्टिक स्टाइल बोला जाता है। तो हिज आर्ग्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड। अब लोगों ने उसके आर्ग्यूमेंट को वैलिड ही नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि भाई इतनी सारी बातें कर रहे हो जिसमें से थोड़ी सी बात काम की है, तो ये क्या हो गया? बॉम्बास्टिक लाइफस्टाइल हो गया, है ना। तो यहां पे नॉट वैलिड माना है, पीपल कंसिडर इट बॉम्बास्टिक, मतलब क्या हो गया? बहुत सारा जिसमें खूब सारे शब्द हो, इधर उधर की बातें हो, इसको बोलते हैं बॉम्बास्टिक। अब हमें चाहिए इसका ऑपोजिट मीनिंग, तो चलो देखते हैं वर्ड्स कौन से हैं। पहला है आउटडेटेड। अब देखो खूब सारे शब्द होना और आउटडेटेड, कहीं से ऑपोजिट लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो आउटडेटेड तो यहां से बाहर हो जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब है जैसा बात करना था वैसा ही टू द पॉइंट कर दिया। अच्छा है। वर्बोज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी बातें हो लेकिन काम की बात बहुत कम हो, तो बॉम्बास्टिक का भाई हो जाएगा वर्बोज, और मुझे क्या चाहिए? इसका उल्टा चाहिए, इसलिए वर्बोज को यहां से बाहर कर देंगे। नॉट ट्रू कहीं से ना सिमिलर है ना इसका अपोजिट है, तो ये भी बाहर हो जाएगा। क्या बच रहा है बेटा? स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बॉम्बास्टिक जिसका मतलब होता है खूब ढेर सारे शब्दों को लेके चलना, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जिसमें काफी कम वर्ड्स हो और सीधी सीधी बात कर रहा हो, टू द पॉइंट बात कर रहा हो, उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो 61 चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, एंड दैट्स हाउ यू विल गेट बी ऑप्शन एज योर करेक्ट आंसर चॉइस। चलो क्वेश्चन नंबर 62 पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। द डिसीजन वॉज एब्सर्ड फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। ठीक है, जो डिसीजन था वो एब्सर्ड था, मतलब क्या होता है? भद्दा होना। कोई चीज जो आउट ऑफ द बॉक्स हो या भद्दी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सर्ड बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ जो डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो कि भाई ये कैसा डिसीजन हो गया, अबे ये कैसी बात कर दी, इसको एब्सर्ड बोल रहे हैं। जैसे मान लो एकदम से सारे लोग क्वालिफाई करने जा रहे हो, यहां पे ये साइकिल रेस चल रही है। ठीक है, अब यहां पे ये है मतलब ये है फाइनल लाइन, ये है फाइनल लाइन। अब यहां पे खूब सारे साइकिल प्लेयर्स क्या कर रहे थे? साइकिलिंग कर रहे थे। एकदम से एक साइकिल प्लेयर को यहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब आपको समझ नहीं, अबे ये कैसा हो गया? सब तो एक साथ चल रहे थे, सब तो अच्छा कर रहे थे और सबने सिमिलर किया हुआ था, तो इसको बाहर कैसे कर दिया? अब ये वाली चीज जो आपके समझ में नहीं आ रही है, बिना तर्क का जो चीज हो गया है, इसको एब्सर्ड हम कह सकते हैं। तो कह रहा है द डिसीजन वाज एब्सर्ड फॉर मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द टीम। अब इसका मतलब ऐसा ही निकला है, कोई चीज जो लॉजिक नहीं दे पा रही है, जो भद्दी सी चीज है, जो अजीब सी हो गई, एकदम से कुछ भी हो गया, नहीं समझ आ रहा है, नहीं कॉमन है,
वो हो गया एब्सर्ड। ऑप्शंस देखते हैं। बिजार का मतलब होता है अनकॉमन, मतलब स्ट्रेंज हो जाए कोई चीज, तो ये इसका भाई हो गया, सिनोनिम हो गया, इसलिए बाहर हो जाएगा। मीनिंगलेस का मतलब है जो चीज समझ ही नहीं आ रही है, जिसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहे हम, जिसका तर्क ही नहीं निकाल पा रहे, तो ये भी इसका भाई हो जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन बाहर। सी देखो, रीजनेबल है, फिर डी है थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब होता है जो चीज सोची जा सकती है, और रीजनेबल का मतलब होता है जिसका तर्क आपको मालूम हो। तो रीजनेबल यहां पे हो जाएगा सही आंसर चॉइस, क्योंकि सोचा नहीं जाना है, इसलिए थॉटफुल यहां से गलत होगा। इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। देखो समझो ध्यान से, दो वर्ड्स होते हैं बेटा, एक होता है DECEASED डिसीज्ड, और एक तो DISEASE डिजीज होता है ना। ये डिजीज का मतलब होता है कोई भी बीमारी हो जाना, इसका मतलब होता है कोई बीमारी हो जाना। लेकिन ये वाला जो डिसीज होता है इसका मतलब होता है डेथ, इसका मतलब होता है बेटा डेथ। ठीक है, याद रखो, पेपर में, एग्जाम में और न्यूज़पेपर दोनों में ही ये बहुत कॉमन है। आपको अखबार में जनरली डेथ वर्ड लिखा नहीं मिलेगा, डिसीज्ड वर्ड लिखा होता है, थोड़ा सा जेंटल तरीका होता है डेथ को कहने का। ठीक है, तो रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अब देखो ये वाला डिसीज तो नहीं है, ये वाला डिसीज है जिसका मतलब क्या है, डेथ है बेटा। तो अब डेथ का ऑपोजिट क्या निकालना है, ऐसा कोई जो जीवित हो या जो जी रहा हो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो पहला ए है इंजर्ड, अब देखो ए बाहर हो जाएगा। अलाइव का मतलब जिंदा, ये बिल्कुल ठीक है। डेड यहां पे इसी का भाई हो जाएगा। सर्वाइव्ड का मतलब है कोई एक्सीडेंट को सर्वाइव कर लिया है, बेटा हमें जिंदा चाहिए, सर्वाइव्ड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो सर्वाइव्ड यहां पे कॉन्टेक्स्ट से बाहर है, इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अलाइव। तो डेथ का ऑपोजिट अलाइव या जिंदा ही होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। एट लास्ट she was able to get some solace as the matter has been resolved amicably। बेटा solace का मतलब होता है शांति या फिर थोड़ा सा सुकून, इसका मतलब होता है शांति या फिर सुकून, शांति या सुकून होता है solace, है ना, शांति या सुकून होता है। अब देखो अगर लास्ट में उसको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा सुख और शांति मिल रही है, क्योंकि मैटर रिजॉल्व हो गया एमिकेबली, मतलब फ्रेंडली मैटर रिजॉल्व हो गया। अब सोचो आप कोई मैटर हो गया हो, आपका और आपके दोस्त का मैटर हो गया, अब वो बात एकदम नॉर्मली सुलझ गई, अब क्या होगा, सुकून मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। तो वही चीज यहां पे भी हो रहा है। सो इसमें देखो यहाँ पे ऑप्शंस में पहला है कंफर्ट, फिर रिलीफ है, फिर पनिशमेंट है और फिर एग्रेवेशन है। अब अगर मुझे बताना हो सुकून का ऑपोजिट वर्ड तो कौन सा वाला होगा, चलिए ध्यान से देखते हैं। कंफर्ट का मतलब तो सुकून जैसा ही हो गया, ये बाहर है। बी मतलब रिलीफ, ये भी सेम वही है। सी मतलब पनिशमेंट एंड डी इज एग्रेवेशन। अब देखो पनिशमेंट का मतलब होता है फिजिकली किसी को असॉल्ट कर दिया, पनिशमेंट दे दी, हाथ ऊपर करा दिया, हाथ आगे करा दिया, कान पकड़ के मुर्गा बना दिया, ये सारी चीजें क्या हो गई, पनिशमेंट हो गई। सो सी इज आउट। जब दिमाग को सुकून मिल रहा है तो दिमाग को टेंशन मिल रहा है, यही इसका ऑपोजिट हो जाएगा। सो एग्रेवेशन का मतलब होता है दिमाग में टेंशन होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाना, इसको एग्रेवेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ यहां पे बेटा जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं, देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए इसको। पहला है 65 कह रहा है 21st century has turned out to be a century of problems contrary to the thinking that it would be a better time। बेटा कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है। कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्राडिक्ट, ये सारे वर्ड्स का मतलब होता है ऑपोजिट हो जाना। जैसे मान लो मैंने सोचा था कि मैं आगे चलूंगा लेकिन मैं पीछे चला गया, तो क्या हो गया, जो सोचा था उसका कॉन्ट्ररी हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो ऑपोजिट या उल्टा होता है इसका मतलब। अब देखो यार क्या यहां पे कैसा बनाया हुआ है, आपको अपोजिट वाले अपोजिट का अपोजिट निकालना है। अब आपको कॉन्ट्ररी का क्या निकालना है, अपोजिट निकालना है। कॉन्ट्ररी का मीनिंग क्या था, अपोजिट, और आपको उसी का अपोजिट निकालना है। चलिए देखते हैं, यहां पे कॉन्ट्ररी का एक भाई यहां पे लिखा हुआ है सिमिलर। कॉन्ट्ररी का मतलब क्या होता है, उल्टा, और सिमिलर का मतलब क्या होता है, सेम। तो ये काफी हद तक सही है, क्योंकि उल्टे का ऑपोजिट सिमिलर या सेम ही होगा। डिफरेंट तो यहां पे भाई हो गया इसका। डाइवर्जेंट का मतलब भी भाई हो गया, मतलब जो अलग अलग जा रहे हो। गुड फेथ ना यहाँ पे भाई है और ना इसका ऑपोजिट है, बाहर हो जाएगा। क्या बच रहा है, सिमिलर या सेम, दोनों में से कुछ भी होता है हम इसको मान लेते। तो यहां पे सिमिलर है, सेम नहीं लिखा है। आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिमिलर। चलिए नेक्स्ट नंबर 66 पे देखते हैं। द पोएट सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए,
आप उसमें कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि यार मुझसे जानबूझ के नहीं हुआ है, अपने आप हो गया ये, तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, तो जो पोएट भाई साहब थे, उन्होंने क्या कहा कि पोएट्री जो होती है ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होती है। मतलब कोई चीज अगर अपने आप हो जा रही है, अगर कोई चीज अपने आप हो जाती है वो स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है? तो कोई चीज अपने आप हो रही है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस है। अब मुझे ढूंढना क्या पड़ेगा? ऐसी कोई चीज जिसको मैं जानबूझ के कर रहा हूं, वही हो जाएगा मेरा इसका ऑपोजिट। तो देखते हैं यहां पे, तो यहां पे क्वेश्चन क्या था? द पोएट सेड दैट पोएट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। ये बात क्लियर हो गई? स्पॉन्टेनियस का मतलब मेरे को समझ आ गया कि अपने आप कोई चीज हो रही है वो चीज स्पॉन्टेनियस है। अब ढूंढेंगे ऐसा जिसका मतलब हो जाए कि जानबूझ के मैं कर रहा हूं, है ना, या विलिंगली कर रहा हूं, या वॉलंटरीली कर रहा हूं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। अब प्रिपेयर्ड है ना यहां पे, इसके साथ देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप, प्रिपेयर्ड का मतलब हो जाए जिसकी मैं तैयारी करूं। अब देखो दूसरा क्या है, चलो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि प्रिपेयर्ड इसका भाई जैसा लग रहा है। ठीक है, प्रिपेयर्ड को कंसिडर करते हैं। दूसरा है अलर्टेड। अब चौकन्ना होना यहां पे कोई मीनिंग नहीं देगा। सी कह रहा है डेलिबरेट, जिसका मतलब होता है जानबूझकर। और डी कह रहा है वेल एग्जीक्यूटेड, मतलब अच्छी तरीके से जिसको आपने परफॉर्म कर दिया। बेकार है ये। क्या बच रहा है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच रहा है। अब कौन सा वाला ले सकते हैं? प्रिपेयर्ड ले सकते हैं या डेलिबरेट ले सकते हैं? देखो बेटा, स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया जिसकी तैयारी आपने नहीं की है। ठीक है, जिसको जो अपने आप हो जाए, जो जिसमें आपका बस नहीं चल रहा है। और डेलिबरेट का मतलब क्या होता है? जानबूझ के। तो सही इसका एंटोनिम तो हो जाएगा डेलिबरेट। प्रिपेयर्ड का मतलब है जिसकी आपने तैयारी की हो। अगर इसका ऑप्शन होता इम्प्रॉम्प्टू, मतलब जिसकी तैयारी नहीं की है आपने, तब हम प्रिपेयर्ड लेते हैं इसका एंटोनिम। इसलिए ए ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो आपने जानबूझ के नहीं किया है, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटा जो आपने जानबूझ के किया, जिसको हम इंग्लिश में डेलिबरेट बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट चॉइस। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं यहां पे क्या कह रहे हैं। लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे असर्टिंग की बात करी जा रही है। असर्टिंग का मतलब होता है कहना या एक्सप्रेस करना, कहना या एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो लैंग्वेज एक इंस्ट्रूमेंट है। किस लिए इंस्ट्रूमेंट है ये? कहने के लिए या बताने के लिए। कहना, बताना या एक्सप्रेस करना, ये तीनों, कहना, बताना या एक्सप्रेस करना, तीनों ही कॉन्टेक्स्ट यहां पे फिट हो जाएंगे। कहना, बताना या अपनी चीजों को एक्सप्रेस करना। सो लैंग्वेज इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर असर्टिंग वंस आइडेंटिटी, एटीट्यूड एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शंस में क्या है हमारे? डिक्लेयरिंग है। डिक्लेयर का मतलब होता है कहना या एक्सप्रेस करना, तो ये बाहर होता है। बी है सपोर्टिंग, सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप उसी चीज के साथ हो, उसी चीज के हिसाब से चल रहे हो, ये भी बाहर है। डिनाइंग का मतलब मना कर देना। प्रोपोगेटिंग का मतलब है आगे आगे उसी चीज को फैलाना या आगे लोगों तक वो चीज पहुंचाना। तो ये भी भाई साहब इसके सिनोनिम हो गए। तो देखो डिक्लेयरिंग, सपोर्टिंग और प्रोपोगेटिंग, ये तीनों सिनोनिम्स हैं इसके। तो बच क्या रहा है? डिनाइंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मना कर देना या किसी से किसी को डिनाई कर देना, मना कर देना कि भाई नहीं हो सकता ये चीज। सो असर्टिंग का मतलब जब कहना है, बताना है, एक्सेप्ट करना है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? डिनाइंग। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पे परफेक्टली फिट हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ही हैज बीन एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलजी। ठीक है, ही हैज बीन एक्सोनरेटेड एज ही हैज टेंडर्ड एन अपॉलजी। अब समझो ध्यान से, एक्सोनरेटेड एज ही टेंडर्ड एन अपॉलजी, अपॉलजी का मतलब होता है माफी मांग लेना। अगर कोई माफी मांग लेगा तो क्या हो जाएगा? उसको बरी कर दिया जाएगा। तो एक्सोनरेटेड का मतलब क्या होता है? किसी को बरी कर देना या रिहा कर देना। बरी या रिहा कर देना मतलब मुक्त कर देना किसी जाल से, किसी पनिशमेंट से, किसी कैप्टिवेटिंग से उसको मुक्त कर देना या फ्री कर देना कि भाई जाओ तुम अब फ्री हो, कुछ भी करना है करो। तो यहां पे हमें चाहिए इसका ऑपोजिट, एक्सोनरेटेड का ऑपोजिट चाहिए। ऑनर्ड का यहां पे मतलब कोई नहीं है। देखो किसी को जाने देना और किसी को ऑनर करना, किसी की बहुत इज्जत करना, ये ना सिमिलर हो रहा है ना ऑपोजिट हो रहा है, इसको हटा देते हैं। बी कह रहा है पार्डन। पार्डन का मतलब होता है किसी को फ्री कर देना, किसी को जाने देना। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सिनोनिम वाले को इसको हम हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें एंटोनिम चाहिए। सी देखो कन्विक्टेड है, फिर है फेलिसिटेटेड। देखो फेलिसिटेशन का मतलब भी यहां पे सिमिलर हो गया। एक्सोनरेटेड का मतलब, फेलिसिटेशन का मतलब होता है किसी को मतलब लाइक सेम सॉर्ट ऑफ एक्सोनरेट कर देना। ठीक है, हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड नहीं आता है। तो फेलिसिटेट का मतलब भी एग्जैक्टली एक्सोनरेट हो गया। सो पार्डन का मतलब भी यही हो गया। ऑनर्ड तो यहाँ पे ना सिमिलर है ना ऑपोजिट है, इसको बाहर कर देंगे। बस कह रहा है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? किसी को कैद कर लेना या किसी पे इल्जाम लगा देना। अब किसी को रिहा कर दिया है, बरी कर दिया है, मतलब जुर्म से फ्री कर दिया है। बच कह रहा है कन्विक्टेड, जिसका मतलब क्या है? किसी को कैद कर लेना या फिर किसी पे इल्जाम लगा देना। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी।
चलिए नंबर 68 के बाद लेट्स गेट टू नंबर 69। देखिए जरा ध्यान से, परसुएशन इज एसेंशियल फॉर पीपल टू वर्क एज अ टीम। ठीक है, अब यहां परसुएड करने की बात हो रही है, देखो ध्यान से समझो। परसुएशन का मतलब होता है बेटा किसी को इनकरेज करना, परसुएशन का मतलब होता है किसी को इनकरेज करना। तो परसुएशन बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि टीम में बहुत सारे लोग काम करें तो क्या जरूरी है, परसुएशन या इंकरेजमेंट जरूरी है कि भाई ये करोगे तो आगे ये बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो परसुएड कर रहे हो आप किसी को, मतलब आप उसको इनकरेज कर रहे हो। अब चाहिए क्या यहां पे, इनकरेज जो हमें मिल गया या परसुएशन मिल गया, इसका ऑपोजिट मीनिंग चाहिए, मतलब इसका उल्टा मीनिंग चाहिए। तो चलो देखते हैं कौन से ऑप्शन है यहां पे। डिसलाइक का मतलब ना यहां पे सिमिलर है ना ऑपोजिट है, तो ये भाई साहब अपने काम से छुट्टी मिल गई इनको, अब ये ऑप्शन से बाहर हो गए। बी देखो, डिस्करेजिंग है, इनकरेजिंग का ऑपोजिट तो डिस्करेजिंग ही होता है, बिल्कुल मतलब ये सही निकल सकता है। कन्विंसिंग ना इसका सेम है ना ऑपोजिट है, कहीं ना कहीं इनकरेज करने का कन्विंस करना सिमिलर बन जाता है, लेकिन फिलहाल डायरेक्ट सिमिलर भी नहीं है ये। फिर डिटर का मतलब होता है नफरत करना या हेट करना, डी ऑप्शन यहां से बाहर निकल रहा है। क्या बच रहा है बेटा, डिस्करेजिंग बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे एंड दैट्स हाउ विल गेट एट आवर करेक्ट आंसर चॉइस। ठीक है, सो परसुएशन जिसका मतलब इंकरेजमेंट होता है उसका ऑपोजिट लेंगे बेटा डिस्करेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। 70 बोल रहा है एवरी हैबिटेट हैज सम डिस्टिंक्टिव वेजिटेशन व्हिच डिफाइंस द इकोसिस्टम। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है बेटा अलग करने वाला, डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है अलग करने वाला या डिफरेंट दिखाने वाला, है ना। हर हैबिटेट का कुछ ना कुछ अलग सा वो होता है। जैसे मान लो ऑक्टोपस है, उसको अलग करने वाली चीज क्या है, उसके जो टेंटिकल्स लगे होते हैं जिससे वो चिपक जाता है, वो है उसको अलग करने वाला। उसके 8 पैर हैं, उसको अलग करते हैं हर जानवर से लगभग लगभग, है ना। मतलब ऑक्टोपस उसका नाम ही से रखा गया क्योंकि ऑक्टो मतलब 8, POUS जो वर्ड है उसको लैटिन में फुट के लिए यूज करते हैं। तो ऑक्टोपस मतलब ऐसा जानवर जिसके 8 पैर है। तो ऑक्टोपस को क्या अलग कर रहा है, उसके 8 पैर अलग कर रहे हैं। यानी कि डिस्टिंक्टिव का मतलब क्या है, कोई भी चीज को अलग सा दिखाना या उसके आइडेंटिटी को बिल्कुल डिफरेंट करना, ये सारे डिस्टिंक्टिव के मतलब है। क्लियर, ऑप्शन देखिए, पहला यूनिक, फिर है कॉमन, फिर है स्पेशल, फिर है अनफैमिलियर। देखो यूनिक का मतलब क्या हो गया, एकदम अलग होना, तो ये इसका ऑपोजिट नहीं है, इसका सिमिलर है। ठीक, तो डिस्टिंक्टिव का भाई हो गया ये। कॉमन का मतलब हो गया ऐसी चीज जो सब में सेम हो। स्पेशल का मतलब फिर से इसका भाई हो गया, इसलिए बाहर है। देखो डिस्टिंक्टिव मतलब कुछ अलग बन रहा है, स्पेशल मतलब कुछ अलग सा हो रहा है, तो भाई हो गया ये, इसलिए बाहर है। अनफैमिलियर मतलब जो नहीं जानते हो आप, एकदम अलग सी कोई चीज ऐसी जिसको आपने कभी सुना देखा ही नहीं है, वो अनफैमिलियर हो गया। क्या हो रहा है, डी बाहर, ACD बाहर हो गया। कॉमन का मतलब सब में सेम हो रहा है, तो भाई अलग का ऑपोजिट तो सेम ही होगा ना, इसलिए कॉमन यहां पे हम आंसर कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 71, देखते हैं क्या चैलेंज लेके आता है बेटा। फिर है हमारे पास में क्लोज कॉम्प्रिहेंशन, देखेंगे ध्यान से। क्लोज कॉम्प्रिहेंशन यहां पे आपको कभी कभी क्लोज टेस्ट के नाम से दिख सकता है, कभी कभी क्लोज कॉम्प्रिहेंशन के नाम से दिखता है। ठीक है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है ये अल्टीमेटली क्लोज टेस्ट ही, जिसमें एक पैराग्राफ में से कई सारे वर्ड्स निकाले जाते हैं। हर वर्ड को फिल करने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। उन 4 ऑप्शंस को पढ़ के आपको बताना होता है कि कौन सा वाला ऑप्शन हम यहां फिल कर दें तो ब्लैंक स्पेस अच्छा लग जाएगा। यही चीज यहां डायरेक्शंस में लिखी है, लेट्स रीड इट बिफोर गेटिंग अहेड। देखो डायरेक्शंस को क्या कह रहा है ये, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस with 4 words or group of words given. ठीक है, select whichever word or group of words you consider the most appropriate for the blank space and indicate your response on the answer sheets accordingly. अब आपको करना इतनी सिंपल सी चीज है कि आपको ये हर एक पैराग्राफ में से कई सारे वर्ड्स निकाल दिए गए हैं। हर सेंटेंस के लिए आपको एक ब्लैंक स्पेस दिया होगा लगभग हर सेंटेंस में। जैसे यहां पे लिखा है इट साउंड्स लाइक डैश। ठीक है, अब यहां पे डैश में नंबर पड़ा है 71। इस 71 के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं, ABCD। फिर इस ब्लैंक के आगे देखो ग्रेट आइडिया लिखा हुआ है। अब आपको भरना है यहां पे ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है या सम आ सकता है। कौन सी चीज अगर यहां पे हम फिल कर दें तो यहां पे जो ये सेंटेंस लिखा है इट साउंड्स लाइक डैश आइडिया, ये अच्छा कॉन्टेक्स्ट देने लगेगा। ठीक है, या सही कॉन्टेक्स्ट देने लगेगा बाकी आगे वाले सेंटेंसेस के हिसाब से। कौन सा वाला फिल कर सकते हैं यही सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है ABCD में से, और आपका एक क्वेश्चन ठीक हो गया। क्लियर, यही काम आपको 10 क्वेश्चन कभी कभी 20 क्वेश्चन तक करने होते हैं। तो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार 10-10 के 2 पैराग्राफ्स आ जाते हैं, कभी कभार एक ही पैराग्राफ आता है जिसमें 20 ब्लैंक स्पेसेस यानी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं आज वाले में कितने हैं, उसके बाद उसी हिसाब से इसको सॉल्व भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन बेटा यहां पे बोल रहा है
इट साउंड्स लाइक डैश ग्रेट आइडिया। कैसा दिख रहा है ये? एक बहुत बढ़िया आइडिया की तरह दिख रहा है ना। जैसे हमने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिख रहा है, इसका मतलब आइडिया बहुत सारे हो सकते हैं, ये एक अच्छा आइडिया है, इसका मतलब एक अच्छा आइडिया। जैसे बहुत सारे अच्छे आइडियाज हो सकते हैं, वैसे ये भी एक अच्छा आइडिया है। तो इसके लिए मुझे ए या एन लगाना पड़ेगा, द नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसा कोई आइडिया नहीं है जिसकी बात पहले ही करी हो या कोई स्पेशल सा आइडिया हो अभी तक नहीं बताया, इसलिए द नहीं लग सकता। सम नहीं लगा सकते बिकॉज सम के बाद में हर चीज प्लूरल होनी चाहिए, तो सम के बाद में ग्रेट आइडिया ही लिखा है, एक ही आइडिया है, इसलिए सम नहीं लगेगा। अब यहां पे ए या एन में से कुछ लगा सकते हैं। हमने सीखा था बेटा रूल्स में कि जब भी कभी ए और एन में कंफ्यूजन होगी, जो उसके बाद में जो वर्ड होगा उसका पहला वाला वर्ड देखेंगे। जैसे ग्रेट शुरू हो रहा है ग से, जो आ से औ के बीच में नहीं आता, इसलिए एन नहीं लग सकता, क्या लगेगा? आ लगेगा। सो इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। क्लियर है? इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर डैश phrase education for peace or the title of a course that called itself peace education। ठीक है, अब क्या हो रहा है? लोग एक्साइटेड हो रहे हैं इंस्टेंटली, जैसे ही कोई ये फ्रेज सुन रहा है एजुकेशन फॉर पीस, लोग क्या हो रहे हैं? एक्साइटेड हो जा रहे हैं। सो व्हेन दे हियर डैश फ्रेज, अ फ्रेज, द फ्रेज, दैट फ्रेज या सम फ्रेज। देखो सम होता तो इसके बाद में प्लूरल होता, जो नहीं है इसलिए सम नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे फिर सम फ्रेजेस होना चाहिए था। दैट इसलिए नहीं बेटा क्योंकि पहले इन्होंने कोई ऐसा फ्रेज नहीं बताया था जिसको अब यहां पे दोबारा रिपीट कर रहे हैं। दैट हम उसी केस में लगा सकते हैं। तो अ फ्रेज या द फ्रेज, इसमें से कौन सा वाला आएगा, ये थोड़ा सा कंसर्न है। ध्यान से देखो, अभी कह रहा पीपल गेटिंग इंस्टेंटली एक्साइटेड व्हेन दे हियर अ फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस। अब यहां पे कौन सा फ्रेज है स्पेसिफिकली ये तो बता दिया ना, तो अ फ्रेज हम कैसे यूज कर सकते हैं? जब तक नहीं पता होता है या इंट्रोडक्टरी कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा होता है तब तक ठीक है, लेकिन जब मालूम चल गया तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? द यूज करना पड़ेगा। सो व्हेन दे हियर द फ्रेज एजुकेशन फॉर पीस और टाइटल ऑफ अ कोर्स दैट कॉल्स इटसेल्फ पीस एजुकेशन, ठीक है, जैसे ही वो लोग सुनते हैं वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है उनके अंदर, उनको मजा आ जाता है कि भाई साहब यही चाहिए था बस। ठीक है, अबाउट अ डिकेड अगो आई प्रपोज सच डैश कोर्स इन माई इंस्टीट्यूट। अब यहां पे देखो जैसे सच लिखा हुआ है बेटा, अब सच के बाद में मुझे यहां पे फिल करना है। सच के साथ में तीन चीजें हो सकती हैं, एक हो सकता है एज, सच एज हो सकता है, फिर हो सकता है सच दैट, और तीसरा हो सकता है सच आ, तीसरा हो सकता है सच आ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है और फिर कंडीशन के हिसाब से ढूंढ लेंगे। यहां पे एज तो कहीं नहीं दिख रहा है, फिर दैट भी नहीं है, आ बच रहा है, तो एनी द और सम को हटाएंगे, बच क्या रहा है? आ बच रहा है। तीन चीजें हो सकती थी, सच एज हो सकता था, नहीं है, सच दैट हो सकता था, नहीं है, सच आ बचा हुआ है, तो यही आ लेना पड़ेगा, सीधी सी बात है। चलो तो यहां पे डी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे बेटा। उसके आगे देखिए जरा ध्यान से समझिए इसको। तो ये क्या हो गया? सच अ कोर्स इन एनी इंस्टीट्यूट, है ना। मैंने पहली बार मैंने प्रपोज किया था ऐसा कोई कोर्स किसी इंस्टीट्यूट में। द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश टू प्लेस डैश पीस एजुकेशन, द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश पीस एजुकेशन। अब इसके साथ में क्या ले सकते हैं, ध्यान से समझो इसको। द आइडिया ऑफ अ कोर्स डैश पीस एजुकेशन हैड अकर्ड टू मी। अब मुझे कोई आइडिया आया था किस चीज पर? पीस एजुकेशन पर या पीस एजुकेशन का। तो पर या का के लिए ना टू है, ना इन है, ना फॉर है, क्या हो जाएगा? ऑन पीस एजुकेशन। क्या हो जाएगा? द आइडिया ऑन पीस एजुकेशन, मतलब पीस एजुकेशन पर भी एक कोर्स चला सकते हैं, ये आइडिया मुझे तब आया था। हैड अकर्ड टू मी ऑन द वे बैक फ्रॉम वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज वेयर आई मेट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये 74 चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑन पीस एजुकेशन बेटा। ठीक है, चलिए। One of the countries where I met students of class 9th. I could not find dash difference. I could not find dash difference. अब यार देखो, I could not find dash difference में the difference तो है नहीं, क्योंकि कोई difference ऐसा नहीं जिसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी हो और हम उसको हम रिपीट कर रहे हो, तो the नहीं लग सकता। that इसलिए नहीं क्योंकि पहले बताया गया था, अब रिपीट कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। this फिर से वही बात नहीं है कि कोई डिफरेंस ऑलरेडी बताया गया हो, तो यहां पे द, दैट और दिस तो नहीं लग पाएंगे। क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा। तो यहां पे आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस डैश इंडियन स्टूडेंट्स एंड देयर काउंटर पार्ट्स। अब यहां पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं और इधर हैं काउंटर पार्ट्स, कितने भी हो सकते हैं ये। तो कितने पार्ट्स में टोटल कंपैरिजन हो रहा है? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, तो क्या हो जाएगा? दो चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, अमंग तो लग नहीं पाएगा। तो यहां पे देखो बेटा, टू और विद तो ऐसे नहीं लग सकता था,
अमंग नहीं लग रहा है क्योंकि दो ही चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, एक तरफ इंडियंस हैं, एक तरफ बाकी सारे काउंटर पार्ट्स हैं, तो दो ही पल्ले हुए इसके, इसलिए बिटवीन यहां पे लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पे फिट हो जाएगा। चलो आगे। and their counterparts in other countries on peace dash living together, on peace dash living together, किस चीज में इन ये लोग अलग हैं बेटा? on peace dash living together, on peace with living together इसका मतलब नहीं बन पाएगा, on peace with living together कोई सेंस नहीं बन रहा है, on peace and living together ये हो सकता है, on peace because living together कोई मतलब नहीं, on peace but living together, अब ये दोनों चीजें सेम है तो बट से हम इनको कनेक्ट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि पीस और जब भी बट यूज करोगे आपको दो उल्टी चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। पीस भी सेम चीज है, लिविंग टुगेदर भी सेम चीज है, मतलब अगर शांति है तो साथ में रह सकते हैं, ये बात एकदम सिमिलर है, इसलिए बट यहां पे नहीं लग पाएगा। क्या बच रहा है? एंड बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। सो ऑन पीस एंड लिविंग टुगेदर, क्लियर है? चलो। It made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass dash trees. ठीक है, अगर कोई आदमी इसके आसपास जीना सीख जाए, अगर कोई आदमी सीख जाए, it made me think that if one learns to live with a conflict, life grows across it like grass dash trees. तो उसके आसपास लाइफ कैसे उग जाती है? जैसे घास या पेड़ उग जाते हैं, है ना बेटा? जैसे घास या पेड़ उग जाते हैं हमारे आसपास, उसी तरीके से लाइफ हमारे आसपास चलती रहती है। सो एंड ट्रीज हो सकता था, लाइक ग्रास एंड ट्रीज हो सकता था, या फिर और हिंदी वाला हो सकता है, तो विद फॉर सम हटाएंगे, यहां पे क्या हो जाएगा? लाइक ग्रास और ट्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे आसपास घास उगाती है, पेड़ पौधे उगाते हैं, वैसे ही लाइफ क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट के आसपास लाइफ जीना, मतलब लाइफ स्टार्ट हो जाती है लोगों के। क्लियर है? चलो नंबर 79 के लिए आगे रुख करते हैं। The arguments and stances children took demonstrated that peace comes from understanding a conflict well. अब ये तो यार that के साथ है फिट हो रहा है, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ है ना? So took demonstrated that, demonstrate करेंगे कोई चीज या डेमो देंगे या फिर किसी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? So demonstrated के बाद में तो that ही आएगा, demonstrated that आएगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है, किसी को भी मालूम होगा। Children took demonstrated that, तो ऑप्शन नंबर सी, Peace comes from understanding a conflict well, not necessarily dash solving it. अब ये कह रहा है कि peace कैसे आती है बेटा? From understanding a conflict well, from understanding conflict well, not necessarily dash solving it. Not necessarily from solving it हो सकता था, या तो by solving it हो सकता है। With solving it, to solving it, for solving it नहीं होता है। It is either by solving it. By के बाद में एक प्रोसेस लिखना होता है बेटा, ठीक है? तो बाय के बाद में सॉल्व करना एक प्रोसेस है, तो बाय सॉल्विंग इट की जरूरत हमें पड़ेगी। सो पीस कम्स फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्फ्लिक्ट वेल, नॉट नेसेसरीली बाय सॉल्विंग इट। अब ये कह रहा है कि अगर सबने समझ लिया, तो बच्चों ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि अगर हमने कॉन्फ्लिक्ट को समझ लिया है तब भी पीस आ जाएगी। जरूरी नहीं कि आप पीस को, आप कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करो तभी पीस आए, है ना? ये बात यहां पे कही जा रही है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, दैट इज बाय सॉल्विंग इट। चलिए, सो क्लोज कॉम्प्रिहेंशन का पहला वाला सेक्शन तो खत्म हो चुका है। लेट्स लुक कि यहां पे सेकंड वाला पार्ट है कि नहीं, मतलब दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है कि नहीं। नहीं है, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चंस यहां पे स्टार्ट हो रहे हैं। लेट्स लुक इनटू द डायरेक्शंस फर्स्ट, उसके बाद आएंगे इसके सिमिलर पे। देखो बेटा, सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, जैसे हमने एक वर्ड लिया था इंक्रीज, अब इंक्रीज का उल्टा अगर मैं कर दूं जैसे डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट या एंटोनिम हो जाएगा। अगर मुझे सिनोनिम बताना होगा तो इंक्रीज का मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा एड ऑन, है ना? या इसका मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई, इसका मैं लिख सकता हूं मल्टीप्लाई। तो ये सारी चीजें, या फॉस्टर लिख सकता हूं मैं, इसका भाई लिख सकता हूं फॉस्टर। ये सारी चीजें क्या होती हैं बेटा? चीजों को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अब मुझे ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करना है जो अंडरलाइन वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग या सेम मीनिंग दिखाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बात करते हैं यहां पे कौन से वर्ड्स हैं और फिर देखेंगे उनके क्या क्या मीनिंग्स हम निकाल सकते हैं। चलिए, सो ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइंड वर्ड ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय 4 ग्रुप ऑफ वर्ड्स। Select the option that is nearest in meaning to the underlined word and mark your response on the answer sheets accordingly. इस बात पे थोड़ा खास ध्यान देंगे कि यहाँ पे नियरेस्ट लिखा है कि फारदेस्ट लिखा है, ठीक है? सिनोनिम्स हमारे दिमाग से उड़ जाता है, ये वाली चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नियरेस्ट का मतलब होता है क्लोजेस्ट, या फिर जिसको सिनोनिम भी बोलते हैं बेटा, ठीक है? मतलब आपको सबसे करीब वाला मीनिंग दिखाना है, ये नहीं जो सबसे दूर है, मतलब ऑपोजिट नहीं दिखाना है।
तो चलो पढ़ते हैं यहां पे 81 कह रहा है having got excited she opened up the Pandora's box which led to lot of commotion। समझो यहां पे एक ईडियम यूज किया गया है। ईडियम क्या है? पेंडोरास बॉक्स। पेंडोरास बॉक्स क्या होता है बेटा? ऐसा बॉक्स जिसको खोलते ही खूब ढेर सारी परेशानियां, खूब ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती हैं, उसको बोलते हैं पेंडोरास बॉक्स। ठीक है, अब पेंडोरास बॉक्स का मतलब यहां पे लिखा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाना। तो कह रहा है कि जैसे ही उसने एक्साइटेड होकर पेंडोरास बॉक्स खोला, वो कहां चली गई या उसके आसपास क्या हो गया? बहुत सारा कमोशन आ गया। तो अब जब पेंडोरास बॉक्स खोला जा रहा है, जो प्रॉब्लम का पिटारा है उसको खोला जा रहा है, तो अल्टीमेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल के आएंगी। तो कमोशन का मतलब होता है अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स या फिर परेशानियां या बहुत सारी दिक्कतें, ये सारे इसके मीनिंग कमोशन के निकलते हैं। अब ढूंढना है ऐसा यहां पे जिसका मतलब भी सेम निकल जाए, प्रॉब्लम्स हो, कोई दिक्कत हो गई हो, इश्यूज हो गए हो, ये सारे इसके सिमिलर मीनिंग्स दे देंगे। पहला कह रहा है अप्रोर, देन इट इज पीस, फिर है साउंड, फिर है फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है बेटा सन की होना, ये ना सिमिलर है ना ऑपोजिट है। फिर यहां पे साउंड आ रहा है, साउंड का मतलब होता है बहुत अच्छे से चीजें चलना, ये तो अपोजिट हो गया। पीस का मतलब भी अपोजिट हो गया, मतलब चीजें शांति से सुकून से हैं। क्या बच रहा है? अप्रोर, जिसका मतलब होता है कमोशन, या जिसका मतलब होता है प्रॉब्लम्स आ जाना, या जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा हलचल मच जाना। ठीक है, सो अप्रोर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट चॉइस। सो कमोशन का मतलब होता है बेटा अप्रोर, या फिर प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, या बहुत सारा हलचल मच जाना, दिस इज अप्रोर। क्लियर? चलो 81 के बाद लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 82। देखिए ध्यान से, द इनहेरेंट डेंजर इन द प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स। इनहेरेंट का मतलब बेटा होता है अगर कोई चीज इनहेरेंट है तो वो चीज इनबिल्ट होगी उसके अंदर। इनहेरेंट का मतलब है वो चीज इनबिल्ट होगी, है ना, याद रखो इस चीज को। जैसे बोलते हैं ना इनहेरिटेड है ये चीज, तो मतलब अपने आप से आई है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने उसको डेवलप किया है, बिल्ड किया है। तो अगर कोई चीज इनहेरेंट है तो वो चीज क्या है आपके अंदर? इनेट भी होती है। इनेट भी एक वर्ड होता है। सो इनहेरेंट, इनहेबिट, सॉरी इनबिल्ट होता है या इन्नेट होता है? इन्नेट होता है। तो ये तीन वर्ड्स हैं जो एकदम सेम मीनिंग देते हैं। क्लियर? तो चलो देखते हैं इसके हमारे पास में सिनोनिम्स के लिए कौन से वर्ड्स हैं। सो इनहेरेंट डेंजर मतलब ऐसा डेंजर जो पहले से ही था, जिसको बाद में जाके बिल्ड नहीं किया गया है, जो सबसे पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, दैट वुड बी इनहेरेंट। तो प्रॉब्लम इज दैट इट वुड लीड टू मेनी मोर प्रॉब्लम्स। लेट्स गेट टू ऑप्शंस, देखते हैं इसमें से क्या आता है। फिर है आउटवर्ड, देखो यहां पे बाहर हो जाएगा। फिर यहां पे क्या है? डिफिकल्ट, ये भी बाहर हो जाएगा। आउटवर्ड का मतलब हो गया बाहर से आना, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल है, जो कहीं से सेंस नहीं दे रहा है। आउटवर्ड तो इसका ऑपोजिट हो गया बेटा। हैलो का मतलब यहां पे बिल्कुल गलत है। इनबिल्ट यहां पे देखो मिल गया। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है? जो पहले से ही ग्रो हुआ हो, ऑलरेडी लिखा भी हुआ था यहां पे। सो इनहेरेंट का भाई क्या हो जाएगा? इनबिल्ट हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी के अलावा और कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं क्या चैलेंज ला रहा है। क्वेश्चन नंबर 83, द ऑफिसर वॉज रिप्रिमांडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। बेटा देखो, अगर आप सेंटेंस के हिसाब से इसको पढ़ोगे और इसके हिसाब से इसको थोड़ा सा मीनिंग इसका फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, तो बहुत हद तक ये मीनिंग्स आपको सजेस्ट करते हैं। बस ये कि हम अलर्ट होकर इनको पढ़ें और इसका मीनिंग थोड़ा थोड़ा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे देखो, ऑफिसर वॉज रिप्रिमांडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस। अब अगर कोर्ट में मैटर डिले हो रहा है, कोई भी केस है वो डिले हो रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी? उसको डांट लगाएगी, उसको चपत लगाएगी थोड़ी सी, है ना। तो रिप्रिमांडेड का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को डांट लगाना है, जिसको रिब्यूक भी बोलते हैं। किसी को क्या बोलते हैं? रिब्यूक बोलते हैं। इसी को चैस्टाइज भी बोलते हैं, है ना। इसी को रिब्यूक बोलते हैं, इसी को चैस्टाइज बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एडमोनिश। इसी के लिए हमारे पास में वर्ड होता है एडमोनिश। तो ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? डांट लगाना, किसी को फटकार लगाना। ठीक है, तो रिप्रिमांडेड के इतने सारे भाई यहाँ पे, रिब्यूक है, चैस्टाइज है, एडमोनिश है, ये सारे वर्ड्स हमारे पास में आए। और भी बहुत सारे होते हैं, फिलहाल यहाँ पे 3 ही लिखने की जगह है। तो और ऐसे ऐसे वर्ड्स अगर आपको याद रहेंगे तो इनको देख के फटाफट ऑप्शंस आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। क्या पता ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसी में भी से कोई ऑप्शन फंस जाए। अगर फंस गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर ऐसा ही मीनिंग का कोई वर्ड ढूंढ लेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑफिसर वाज रिप्रिमांडेड बाय द कोर्ट फॉर डिलेइंग द केस, यहाँ पे लिखा है। रिप्रिमांडेड का मतलब क्या निकल गया? डांट लगाना, या किसी को चपत लगाना, या किसी को फटकार लगाना। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो पहला बोल रहा है एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड तो यहाँ लिखा हुआ है यार, एडमोनिश्ड। देखो ए ही आंसर आ गया। बी कह रहा है एप्रिशिएटेड। अब किसी की तारीफ करना और डांट लगाना ऑपोजिट चीजें हैं, तो ये बाहर हो गया। सी देखो, प्रेज का मतलब तारीफ करना, फिर से बाहर हो गया। डिसलाइक, अब पसंद करना है ना पसंद करना, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं दे रहा, ना सेम ना ऑपोजिट, तो डिसलाइक बाहर। ऑप्शन नंबर ए देखो यहाँ पे एडमोनिश्ड हो गया। मैंने ईडी वाला फॉर्म नहीं लिखा था, यहाँ पे सिर्फ प्लेन एडमोनिश्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे ही वर्ड्स याद रहेंगे तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी बेटा। चलिए
लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 84th, देखते हैं क्या कह रहा है। सम पीपल थिंक दैट देयर स्ट्रेंथ इज परपेचुअल। अब परपेचुअल क्या होता है बेटा? ऐसी चीज जो क्या होती है? ऐसी चीज जो इटर्नल होती है, ऐसी चीज जो इटर्नल होती है, या ऐसी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ऐसी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, या ऐसी चीज जो नेवर एंडिंग होती है, ऐसी चीज जो नेवर एंडिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? परपेचुअल। या ऐसी चीज जो नेवर एंडिंग होती है उसको भी परपेचुअल बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज जो इटर्नल है, जो कभी नहीं खत्म हो रही, लॉन्ग लास्टिंग है, नेवर एंडिंग है, वो सब क्या हो जाएगा? परपेचुअल का सिनोनिम हो जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक। अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास में टेम्पररी, मतलब क्या होता है? जो तुरंत खत्म हो जाए या कुछ टाइम में खत्म हो जाए। पावरफुल ना इसका सिमिलर है ना ऑपोजिट है, बी को हटा देंगे। फिर है एवरलास्टिंग, फिर है ऑल परसुएसिव। देखो ऑल परसुएसिव का मतलब ऑल एनकरेजिंग, इसका कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है यहाँ पे। क्या बच रहा है? एवरलास्टिंग। अब देखो यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग का मतलब भी सेम है, नेवर एंडिंग का मतलब भी सेम है, और एवरलास्टिंग का मतलब भी सेम है, मतलब जो हमेशा रहे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ऑलमोस्ट सिमिलर ही लिखा था, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे मैच नहीं करा, कोई बात नहीं। एवरलास्टिंग और लॉन्ग लास्टिंग, नेवर एंडिंग का सेम ही मतलब होता है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा एज अ करेक्ट चॉइस, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 85th नंबर क्वेश्चन पे। देखो, वंस एक्शंस एग्जेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। अब किसी के भी जो एक्शंस होते हैं वो क्या दिखाते हैं? सो एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है बेटा दर्शाना। एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है दर्शाना। देखो ध्यान से, एग्जेम्प्लीफाई का मतलब होता है दर्शाना, ठीक है। कोई भी चीज को दर्शाना या दिखाना या पोर्ट्रे करना, ठीक है। सो वंस एक्शंस एग्जेम्प्लीफाई वंस एटीट्यूड एंड वैल्यूज। देखिए ध्यान समझिए, एग्जेम्प्लीफाई का मतलब हो गया दर्शाना, दिखाना या पोर्ट्रे करना। इसको हम बोल सकते हैं पोर्ट्रे करना भी, इसको बोल सकते हैं पोर्ट्रे करना, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में ऑप्शन चाहिए। अब पहला है ए डिवाइस, इस वाले डिवाइस का मतलब होता है मेथड, बाहर हो गया ना, सेम है ना ऑपोजिट है। फिर बी बोल रहा है सिंपैथाइज, सिंपैथी देना, बाहर हो गया ना, सेम है ना ऑपोजिट है। फिर अगर आस्क फॉर, मतलब किसी से कहना या कोई चीज की रिक्वेस्ट करना, बाहर है। फिर है डेमोन्स्ट्रेट। देखो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब वही होता है कि आप किसी चीज को कोई चीज दिखाओ, पोर्ट्रे करो, दर्शाओ या एग्जेम्प्लीफाई करो। सेम आ गया। क्या बच रहा? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात करते हैं। द क्रक्स ऑफ द इश्यू was that there was no evidence to prove the accused guilty of the act। अब देखो क्रक्स का मतलब क्या होता है बेटा? क्रक्स का मतलब होता है जिस्ट। क्रक्स का मतलब होता है जिस्ट। मतलब क्या होता है? जिस्ट, यानी कि किसी भी चीज का सार क्या है, किसी भी चीज का सार क्या है, किसी भी चीज का बेस क्या है, किसी चीज का सार क्या है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे मान लो एपिटमी भी इसको बोल सकते हैं, किसी चीज का सार जो होता है वो उसका एपिटमी होता है। ऐसे बहुत सारे इसके मीनिंग्स हो सकते हैं, क्लियर। तो यही इसका कॉन्टेक्स्ट है। अब चलो देखते हैं इसके लिए हमें सिमिलर मीनिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस हैं। पहला है कोर, फिर है पार्ट, फिर है आइडिया, फिर है टिप। अब यहां पे बेस या एपिटमी या जिस्ट का भाई कौन सा निकल रहा है बेटा? कोर निकल रहा है। कोई भी चीज का कोर क्या है, मतलब उसका मेन पॉइंट क्या है, बाकी आसपास की चीजों से कोई मतलब नहीं है। मेन पॉइंट क्या है उसको हम बोलते हैं कोर क्या है बेटा। सो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो करेक्ट आंसर निकल जाएगा। चलिए सो 86 चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। देखिए, ईच चाइल्ड डेवलप्स हिज हर कंपिटेंसी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड द इनपुट्स फॉर लर्निंग। देखो कंपिटेंसी एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी से कंपीट करना, किसी से कंपीट करना, है ना। तो इसका मतलब यह भी निकलता है कि आप कितने केपेबल हैं। इसका मतलब यह भी निकलता है कितने केपेबल हैं, क्या आपकी एबिलिटीज है, क्या आपकी एबिलिटीज हैं, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आपका पोटेंशियल है, क्या आपका कैलिबर है। ये सारे ऑप्शंस यहां पे निकल के आते हैं। क्या क्या बच रहा है? कंपीट करना, ये तो चलो इसका भाई हो गया कंपिटेंसी। कैपेबिलिटी निकल रहा है, एबिलिटी निकल रहा है, पोटेंशियल निकल रहा है, कैलिबर निकल रहा है। ये सारे इसके मीनिंग्स निकलते हैं। सो कंपिटेंसी का मतलब होता है आपके अंदर कितनी क्षमताएं आ रही हैं। हिंदी में बेटा इसको क्षमता बोलते हैं, है ना, हिंदी में इसको क्षमता बोलते हैं, जिसके लिए हम मेजरली कैन और कुड लगाते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पे कंपिटेंसी का भाई निकल रही हैं। अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। पहला है केपेबिलिटी। केपेबिलिटी यहां पे लिखा ही हुआ है यार, केपेबल लिखा हुआ है, तो केपेबिलिटी इसका सही आंसर हो गया। फिर यहां थिंकिंग है, बाहर हो जाएगा। नॉलेज का कोई मतलब नहीं, आइडियल का कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखो, यहाँ पे केपेबिलिटी लिखा है, यहाँ पे मैंने केपेबल लिखा है, कोई इसका दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कंपिटेंसी है इसलिए यहाँ पे केपेबिलिटी लिखेंगे। यहाँ पे कॉम्पिटेंस होता तो यहाँ पे केपेबल लिखते, ठीक है। चलो
ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो बेटा ध्यान से। He appears to be very haughty but he is a humble person। haughty का अब देखो humble से हमें क्या पता चल रहा है, बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है। विनम्र का ऑपोजिट क्या होता है बेटा, घमंडी। विनम्र का ऑपोजिट क्या होता है, घमंडी। तो यहाँ पे हॉटी का मतलब HAUGHTY, हॉटी का मतलब क्या होता है, जो बहुत घमंडी हो। अब इसके लिए प्राउडी हो सकता है, अब इसके लिए प्राउडी हो सकता है, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, एरोगेंस हो सकता है, एरोगेंट हो सकता है, प्राउडी हो सकता है, हॉटी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा होता है। ईगोइस्ट हो सकता है, ईगोटिस्ट हो सकता है, ईगोसेंट्रिक हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। मिल कौन सा रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं। तो हॉटी का हमने प्राउडी लिखा है, एरोगेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ईगोटिस्ट लिख सकते हैं, ईगोसेंट्रिक लिख सकते हैं, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। पहला देखो टफ है, बाहर हो जाएगा। देन वी हैव मॉडेस्ट, जिसका मतलब होता है बहुत नॉर्मल या विनम्र होना, जिसके लिए हम्बल यहां पे लिखा हुआ है, सो बी इज आउट। सी बोल रहा है एरोगेंट, एरोगेंट यहां पे ऑलरेडी आ चुका है, सो इट वुड बी ऑप्शन सी। डी बोल रहा है नॉलेजेबल, कोई मतलब नहीं है, तो डी भी बाहर। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे एंड दिस वुड बी आवर करेक्ट चॉइस। चलो लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर 89। देखते हैं क्या चैलेंज लेके आ रहा है। द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी इज इंडस्ट्रियस। बेटा इंडस्ट्रियस हमने शॉर्ट्स में भी पढ़ा था, आपको ऑलरेडी मैंने बताया भी था, बहुत अच्छा वर्ड है, वर्ड ऑफ द डे में भी आपको दे चुका हूं। इंडस्ट्रियस एक ऐसा वर्ड है जिसके कई सारे सिनोनिम्स होते हैं और सब लगभग लगभग सेम होते हैं। तो देखो पहला होता है इसका लेबोरियस, पहला होता है लेबोरियस। फिर हमने सीखा था इसका वर्ड होता है एसिडिवस, एसिडिवस इसका सिनोनिम होता है। फिर इसका आ जाता है इंडस्ट्रियस का, फिर आ जाता है डिलीजेंट, फिर आ जाता है डिलीजेंट, है ना। ये तीन सिनोनिम्स तो कम से कम इसके आपको मैंने सिखाए थे, लेबोरियस, एसिडियस और डिलीजेंट। चलो सीखते हैं इसके वाले में कौन सा सिमिलर मिल रहा है। तो इंडस्ट्रियस के लिए हमारे पास में पहला है डिलीजेंट, डिलीजेंट ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है, ए ऑप्शन सही हो गया। नॉलेजेबल बाहर है, इंडोलेंट का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इनसिंसियर भी इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है बेटा, डिलीजेंट हो जा रहा है इसका करेक्ट आंसर। देखो डिलीजेंट तो हमने लिख दिया, लेकिन लेबोरियस और एसिडियस भी आप याद रखेंगे क्योंकि इसके भी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग्स आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 90 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखो। द इंडिग्नेंट एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर मेड द ग्रुप्स अनहैप्पी। अब जब अनहैप्पी होगा तो इंडिग्नेंट का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है, गुस्सा करने वाला, है ना, एंग्री होने वाला या नाराज होने वाला, इसको बोलते हैं इंडिग्नेंट। इसका भाई क्या मिलेगा बेटा, पहला है रिसेंटफुल, फिर है कॉन्जीनियल, फिर है अनरूली और फिर है सपोर्टिव। सपोर्टिव बाहर, अनरूली का मतलब है जो रूल नहीं कर रहा है, मतलब लोगों के साथ भाईचारे में रह रहा है, बाहर हो गया। कॉन्जीनियल का मतलब होता है जो चीज बाय बर्थ चल रही है, तो ये भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं दे रही, ना सिमिलर ना ऑपोजिट, बाहर हो जाएगा। रिसेंटफुल का मतलब होता है नाराजगी दिखाना, गुस्से दिखाने वाला, कौन सा, इंडिग्नेंट का ऑपोजिट, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। सॉरी इंडिग्नेंट का सिनोनिम सिमिलर, सॉरी सिमिलर क्या हो जाएगा, रिसेंटफुल, मतलब जो नाराजगी दिखा रहा हो, एक आक्रोश दिखा रहा हो, नफरत सा दिखा रहा हो, दैट वुड बी रिसेंटफुल। चलो तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 90 के बाद में क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, देखते हैं क्या चैलेंज है। 91 में आपको बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्वेश्चंस भी सिमिलर होते हैं, आसान ही होते हैं ये भी। अब इसमें होता ही है कि हर साल ये ऐसे 5 या 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी कभार 5 आ जाते हैं जब आपकी किस्मत अच्छी होती है, वैसे तो जनरली आपको 10 देखने के लिए मिलते हैं। करना होता है आपको क्या, एक बहुत सिंपल सा काम, डायरेक्शंस में इसको पढ़ के समझते हैं, उसके बाद करेंगे इसको आंसर। पहला कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज अ वर्ड और फ्रेज अंडरलाइन, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड इज, इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। करना क्या है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में बेटा एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे यहाँ पे अबव को अंडरलाइन किया गया था। अब इस अबव का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिए, द प्रीचर सेड नो वन इज अबव ऑल पावरफुल। अब हमने सीखा था कि जो भी वर्ड्स ऐसा प्लेस बताएंगे, कोई भी वर्ड अगर किसी इसका प्लेस बताएगा या पोजीशन बताएगा, इसको हम प्रेपोजिशन बोलेंगे। तो यहां पे ऑप्शंस में हमारे पास में एडवर्ब जो बाहर हो गया, प्लेस वैल्यू बाहर हो गया, सी है प्रेपोजिशन बिल्कुल सही है, डी है वर्ब ये बाहर, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्योंकि ये इसकी हमें प्लेस बता रहा है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। The most beautiful 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा इसका आंसर भी है। चलो देखते हैं। हमने सीखा था या तो हमें ऑफ मिल जाए, वहां से हम पार्ट ऑफ स्पीच पता लगाने की कोशिश करते हैं, या तो पहली वर्ब मिल जाए। तो सबसे पहले मुझे ऑफ मिल गया है तो इसी के हिसाब से कर लेते हैं। वर्ब हो या ऑफ, इसके साथ में हमेशा ये वाला रूल फॉलो करता है। क्या रूल फॉलो करता है, इनके जस्ट पहले जो भी वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा बेटा, नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा, फिक्स है ये। और इसके पहले जो भी वर्ड होगा ये एडजेक्टिव, इसके पहले जो वर्ड होगा ये एडजेक्टिव, इसके पहले जो वर्ड होगा ये एडजेक्टिव, इसके पहले जो वर्ड होगा ये एडजेक्टिव, ये सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे। ये एक सीरीज फॉलो होती है। अब यहां लिखा द मोस्ट ब्यूटीफुल 7 मंकीज ऑफ, ठीक है।
अब यहाँ पे वर्ब या ऑफ के जस्ट पहले जो है, मतलब ये मंकीज का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। बाकी 7 क्या है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है, मोस्ट क्या एडजेक्टिव है, द क्या एडजेक्टिव है, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। अब यहाँ पे मंकीज नाउन है, बताना किसका है, मोस्ट और ब्यूटीफुल का बताना है। अब यहाँ पे मोस्ट और ब्यूटीफुल है क्या चीज बेटा, ये बताना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या बच रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव्स बच रहे हैं। कौन सा हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव बिल्कुल सही है। सी नाउन फ्रेज नहीं है, डी नाउन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे क्योंकि दोनों क्या है बेटा, एडजेक्टिव्स है। आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं क्या पूछ रहा है। अलास ही हैज बीन डिफीटेड। अब हमने सीखा था कोई अगर ऐसा वर्ड आ रहा हो जिसमें कोई इमोशन दिख रहा हो, जैसे अलास है, हुर्रे है, वाव है, ब्यूटीफुल है, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। अब जैसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा, हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये चीज क्या है बेटा, इंटरजेक्शन है। सीखा था ये चीज। तो एडजेक्टिव एडवर्ब पे बात नहीं करेंगे, कंजंक्शन भी नहीं है, ये क्या बन जा रहा है, इंटरजेक्शन। ऑप्शन नंबर सी के साथ इसको जोड़ देंगे और ये चला जाएगा अपने भाई के साथ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। देखिए, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। ठीक है, द मैन हु इज इन द ग्रीन शिफ्ट इज द चीफ ऑफ द डे। हमें पता लगाना है हु का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है बेटा। चलो देखते हैं यहां पे। अब देखो हु क्या है बेटा, जब भी कोई वर्ड WH का काम करेगा और सेंटेंस के बीच में आ रहा होगा, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। सिंपल सी चीज है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच हम देखते हैं। यहां पे ए बोल रहा है प्रोनाउन, बी बोल रहा है रिलेटिव नाउन, सी बोल रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके लिए हमारे पास में 4 ही वर्ड्स होते हैं। दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है और दोज होता है। ये 4 ही वर्ड्स होते हैं। वो नहीं है मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है। असर्टिव नाउन नहीं है यहाँ पे, जो पॉजिटिव कुछ बोल रहा है वो भी नहीं है। तो ये 4 बाहर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन बच रहे हैं, प्रोनाउन है और रिलेटिव नाउन है। अब देखो ये रिलेटिव है, इस बात को तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन रिलेटिव के साथ में प्रोनाउन लगा ही नहीं है। तो मैं हु को यहाँ पे रिलेटिव नाउन मान लूंगा, प्रोनाउन को यहाँ पे सिंपली हटा दूंगा। इट वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिलेटिव नाउन। ये हट जाएगा, रिलेटिव नाउन ये फिक्स हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जो आदमी है उसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो रिलेट कर रहा है किस चीज को, ये जो आगे नाउन लिखा है उसी की बात को, इसलिए रिलेटिव नाउन कह देंगे इसको। चलते हैं आगे नंबर 95 पे। नंबर 95 कह रहा है ही हैज बीन लिविंग इन द जंगल फॉर लॉन्ग एंड ही नोज ऑल द एनिमल्स हियर। देखो यहाँ पे कंजंक्शन का काम ये कर रहा है, लेकिन कंजंक्शन के लिए 2 ऑप्शंस हैं, ए और बी। प्रेपोजिशन नहीं है, ये पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, सबऑर्डिनेटिंग है और कोऑर्डिनेटिंग है। अब सबऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है बेटा ऐसा जिसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो ये वाले आते हैं। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा वाला जिसमें क्या आता है, येट आया, एंड आया, बट आया, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग होते हैं। तो एक वर्ड का है सबऑर्डिनेटिंग बाहर, कोऑर्डिनेटिंग अंदर, क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। देखो सिंपल से होते हैं ये, आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है या एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, होते अल्टीमेटली बहुत सिंपल हैं। चलिए 96 देखते हैं। दे हैव बीन ड्राइविंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब वो अर्ली मॉर्निंग से ड्राइव कर रहे थे। सिंपल सा सेंटेंस, ध्यान से देखेंगे। दे हैव बीन ड्राइविंग, ड्राइव कर रहे थे कब से, तो ड्राइव कब से कर रहे थे, यानी वर्ब कब से हो रहा है, इस चीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब सिंस यहां क्या चीज कर रहा है, ये वर्ब को क्या कर रहा है, मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, या वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। जो भी चीज वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में बात करती है वो एड के साथ में वर्ब लगा देती है, तो क्या हो रहा है, एडवर्ब हो जा रहा है बेटा। एडजेक्टिव बाहर, नाउन बाहर और कंपैरिजन भी बाहर। कंपैरिजन तो यहाँ पे खैर हो ही नहीं रहा है, सो डी इज ऑल्सो आउट। क्या बचा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडवर्ब बेटा। चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 97 देखो क्या कह रहा है। दिस टाइम वी वोक अप टू द वायरस रिलेटेड डिजीज। अब यहां पे दिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये बात हमें करनी है। देखिए जानते हैं यहां पे हमें ये मालूम है कि जब भी कभी दिस दैट दीज दोज आएगा, ये चीज हमेशा या तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यहां पे कौन सा है ये पता लगाना है। लेकिन अगर आप यहां देखो तो ना डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात लिखी है ना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात लिखी है। मतलब प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बेसिस पे इसको डिवाइड किया ही नहीं है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव लिखा है। तो चाहे एडजेक्टिव हो चाहे प्रोनाउन हो, हमारे पास 2 अलग अलग वर्ड्स ही नहीं है, तो आर्टिकल, एडवर्ब और डी को हटाते हैं और सबसे आसान ऑप्शन देखो डेमोन्स्ट्रेटिव तो ये है ही है, क्योंकि दिस दैट दीज दोज डेमोन्स्ट्रेटिव तो बन गए। अब ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव ये पता लगाना पड़ता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, फटाक से ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो
तो दिस दैट दीज को ले थोड़ा सा आप अश्योर रह सकते हो कि जब भी आपको कहीं दिखे आप इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के केस में फाइंड आउट करोगे, और अगर ऐसी बढ़िया किस्मत हुई कि डेमोन्स्ट्रेटिव ही लिखा है सिर्फ, तो वही हो जाएगा इसका करेक्ट चॉइस। 98 देखें, लव योर नेबरहुड एज दाई सेल्फ। अब देखो यहाँ पे दाई सेल्फ लिखा है, जो वर्ड आपने शायद कभी सुना नहीं होगा, शेक्सपियर की अंग्रेजी में ये सब चीजें ज्यादा देखी जाती थी। तो यहाँ पे दाई सेल्फ का हम पार्ट ऑफ स्पीच कैसे निकालें, समझो। जब भी किसी वर्ड में सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, सेल्फ या सेल्व्स लगा होता है, हमने क्या सीखा था बेटा, ये वाले वर्ड्स क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए ये बात तो कंफर्म है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं, एम्फेटिक भी हो सकते हैं, एम्फेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही केस में होंगे क्या, ये प्रोनाउंस होंगे। तो ऑप्शंस में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन या एडजेक्टिव है। देखो प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव तो हट गया, नाउन ये सेल्फ और सेल्फ ले नहीं सकता, तो ए बाहर क्या बच रहा है, प्रोनाउन बच रहा है। दाई सेल्फ हो, दाउ सेल्फ हो, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, वन सेल्फ, कुछ भी हो, सेल्फ या सेल्फ लग रहा है, ये चीज प्रोनाउन है, आंख बंद करके आप इसको फिक्स कर सकते हो। बात रही यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, तो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या फिर एम्फेटिक होगा। ये कैसे पता लगाएंगे, ये मैंने आपको सेंटेंस में बता दिया था। ठीक है, चलो 98 के बाद लेट्स गेट टू नंबर 99। देखो 99th क्वेश्चन क्या चैलेंज ला रहा है। रवि वन द मैच विद अ ह्यूज मार्जिन। अब देखो यहाँ पे वन लिखा हुआ है, WON। अब इसमें बताना है आपको ये क्या है। देखो पहले तो ये वर्ब है, और को भी कौन सी है, इनट्रांजिटिव तो है ही नहीं, ये तो देख के मालूम चल रहा है क्या हो जाएगी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब तो होता नहीं है, डी यहाँ पे एडजेक्टिव है, गलत हो गया। वन यहाँ पे वर्ब है, लेकिन कौन सी बेटा, ट्रांजिटिव वर्ब। तो टीवी यहाँ पे लिखेंगे और 90 टीवी देखने चला जाएगा, किसके साथ में, बी ऑप्शन के साथ में। चलो आगे नंबर 100, देयर वॉज एन एक्सल्टेशन इन द ग्रुप। अब यहाँ पे देयर वॉज एन एक्सल्टेशन, एन के बाद में जो भी लिखा जाएगा बेटा वो सिर्फ नाउन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। देखो ए के बाद में जो लिखा जाएगा, एन के बाद में जो लिखा जाएगा, द के बाद में जो लिखा जाएगा, ये नाउन ही होगा, वरना ये गड़बड़ कर देगा। अगर नाउन इसके आर्टिकल के साथ में कुछ लगा है तो वो काम किसका कर रहा होगा बेटा, नाउन का काम कर रहा होगा। अगर एक ही वर्ड लिखा है तो उसके बाद में देखो प्रीपोजिशन लग गया है और ये दूसरी चीज जुड़ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड द के बाद में एक ही वर्ड लिखा है, इसलिए एक्सल्टेशन क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडजेक्टिवल, नाउन, नाउन, यहाँ पे ये सब बाहर हो जा रहे हैं, क्या बच रहा है, सॉरी नाउन ऑप्शन यहाँ पे बच रहा है ना। देखो ध्यान से, ये एडजेक्टिव बाहर, एडवर्ब बाहर, एडजेक्टिवल नाउन बाहर, यहाँ पे क्या बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। चलिए 100 क्वेश्चन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाउन का काम ये करेगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। देखो यहां से कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस शुरू हो रहा है बेटा। अभी तक कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस नहीं देखे गए थे एग्जाम्स में, लेकिन अब देखो कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस भी आपको देखने हैं। तो क्या करना है, इसमें डायरेक्शंस को पढ़ते हैं और उसके बाद में आगे देखेंगे कि क्या क्या करना है। फॉलोइंग आइटम्स हैव वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉलोड बाय 4 अल्टरनेटिव्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करना यह है कि आपको हर सेंटेंस में, हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे शीला हैज बीन एट रिसीविंग एंड। ठीक है, ये यहाँ पे सेंटेंस लिखा है। अब आपको बताना है यहाँ पे ये किस सेंटेंस से मिलके एकदम कंप्लीट सेंटेंस बना पाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे। तो 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे उसके बाद ऑप्शंस पे आएंगे। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब है जिसमें चीजें मिलती हैं या चीजें आपके पास आती हैं लोगों के साइड से। ठीक है, बट शी इज वेरी ऑनेस्ट एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट, शी हैज बीन प्राउड ऑफ इट, शी वाज फाइन विद इट। देखो शी वाज फाइन विद इट का कोई मतलब नहीं है, शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट पहले थी, हैज बीन का मतलब अब है, और प्राउड वो पहले थी, तो दोनों चीजें मिसमैच हो रही हैं, दोनों बाहर। बी बोल रहा है एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट बट शी इज वेरी ऑनेस्ट, शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड एंड शी इज वेरी ऑनेस्ट। अगर हम इस चीज को बोलेंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। अब यहाँ बेटा देखो, एट द रिसीविंग एंड होना और बहुत ऑनेस्ट होना, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, तो ये यहाँ पे बी हटेगा। यहाँ पे फिर बट शी इज वेरी ऑनेस्ट अगर हम कर देंगे तो ये चीज यहाँ पे फिट हो जाएगी। क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो रहा है। तो जब भी बट यूज होगा दो ऑपोजिट चीजें चुनेंगी। ठीक है, तो रिसीविंग एंड का होना और बहुत ऑनेस्ट होना, ये दोनों ऑपोजिट तरीके हैं, इसलिए यहाँ पे बट से जोड़ेंगे। एंड से नहीं जोड़ सकते क्योंकि ऑपोजिट चीजें, रिसीविंग एंड और वेरी ऑनेस्ट, ये दोनों सेम चीजें हो जाएंगी फिर, इसलिए हम एंड से नहीं जोड़ सकते। ठीक, चलो नंबर 102 पे आते हैं। इलम हैज नो अदर ऑप्शन, इलम के पास में कोई और ऑप्शन नहीं है। दैन हो सकता था, नो अदर ऑप्शन दैन, और इसके साथ में बट जोड़ सकता है। दो चीजें हैं, इलम हैज नो अदर ऑप्शन दैन डूइंग दिस दिस बट डूइंग दिस दिस, बस दो ऑप्शन जोड़ सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे अनलेस तो जोड़ेगा नहीं, अनलेस है नहीं, बट टू एक्सेप्ट हो सकता है। दो शी हैड वन द चैलेंज बाहर है, यहाँ पे ही हैज बाहर है, क्या बच रहा है बट।
इलम हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ में बेटा चले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। देखो, ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस। ऑल्दो द ग्रुप हैज बीन एक्विटेड, एक्विटेड का मतलब इनको रिहा कर दिया गया, बरी कर दिया गया। एक्विटेड का मतलब होता है रिहा या बरी कर देना, रिहा कर देना या बरी कर देना। ठीक है, मतलब फ्री कर देना कि जाओ भाई खेलो कूदो मौज करो। ठीक, दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। अब देखो, ऑल्दो का मतलब क्या है? हालांकि, बोलते ना कि हालांकि उनको फ्री कर दिया गया है। अब यहां पे ऑल्दो लग गया तो दूसरा वाला जो भी स्टेटमेंट होगा वो उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब जैसे यहां पे फ्री किया गया है तो जो भी दूसरा स्टेटमेंट होगा उसमें इनको फ्री नहीं किया गया है ऐसा दिखना चाहिए। तो दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस मतलब अभी भी पुलिस की निगरानी में है। अब ये चीज हो गया इसका अपोजिट, बिल्कुल। दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, अब ये दोनों सेम हो गए इसलिए बी बाहर। देयर इज नो सस्पिशन इन देम, फिर से ये सेम हो गया, बाहर हो गया। दे हैव नॉट बीन अरेस्टेड, ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा कि यार छोड़ दिया गया, अरेस्ट नहीं किया गया था। ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, दे आर अंडर द वॉच ऑफ पुलिस। अब ये कह रहा है कि हालांकि उनको छोड़ दिया गया है लेकिन फिर भी पुलिस उनकी निगरानी रखे हुए है। तो ए ऑप्शन यहां पे एग्जैक्टली फिट हो जाएगा बेटा। चलिए 103 के बाद लेट्स गेट टू 104th नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है ये। 104th कह रहा है अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जब तक तुम अनलेस यू फिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जब तक तुम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस नहीं ले लेते हो या नहीं हो जाता है तब तक तुम्हारा कहीं नहीं हो सकता। ये बात यहां पे कहनी पड़ेगी कि जब तक भैया तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन नहीं होगी तब तक कहीं जॉब नहीं लग सकती है, तब तक तुम अप्लाई नहीं कर सकते, यही कहना पड़ेगा। यू विल बी कॉल्ड फॉर, यू विल बी तो नहीं हो सकता, नॉट वाले कॉन्टेक्स्ट यहां पे बात करना पड़ेगा कि जब तक तुम क्वालिफाई नहीं हो सकते तब तक तुम्हें कॉल नहीं कराया जाएगा या तब तक तुम्हें कॉल नहीं आएगी। यू शैल बी सिलेक्टेड, फिर भी बाहर। सी यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, यू कांट बी रिजेक्टेड। अब देखो ये भी पॉजिटिव ही बोल रहा है, यू कांट बी रिजेक्टेड, रिजेक्टिव नेगेटिव, कांट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव क्या मिलके पॉजिटिव हो गए। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू विल नॉट बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा करेक्ट आंसर। क्लियर हो रहा होगा आई गेस। चलो 105th की बात करते हैं। द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कंपनी की बिड कॉन्ट्रैक्ट की रिजेक्ट हो गई। ठीक है, अब क्यों रिजेक्ट हुई है उसके लिए एक वैलिड ऑप्शन को देखते हैं। सिंस इट फिल्ड ऑल द कंडीशन, अब सारी कंडीशन फिल कर देगी तो रिजेक्ट क्यों होगी भाई? ए बाहर। बी फॉर द कंपनीज फुलफिल द कंडीशन, क्योंकि कंपनी ने कंडीशन फुलफिल कर दी इसलिए रिजेक्ट हो गई, कोई मतलब नहीं है। सी फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन इन द गुडविल लिस्ट, अब अगर गुडविल लिस्ट में नहीं होती तो बात आगे तक जाती ही नहीं, रिजेक्ट होने तक की बात नहीं आती। डी देखो, सिंस द डिपॉजिट इन द अकाउंट इज फाउंड लेस देन रिक्वायर्ड, अब रिजेक्ट होगी क्योंकि जो डिपॉजिट किया था वो कम था इसलिए रिजेक्ट हो सकती है। क्योंकि गुडविल बुक वाली अगर यह बात आई, गुडविल लिस्ट वाली बात आई तो आगे तक डील स्टार्ट ही नहीं होगी, तो एंड या रिजेक्ट होने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए सी को यहां पे फिट नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। 106 देखो, आई कुड नॉट स्लीप, ठीक है, मैं सो नहीं पाया। अब देखा आंसर क्या हो सकता है? बिकॉज बीइंग वेरी टायर्ड, बिकॉज के बाद में ऑफ चाहिए, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, सिंस बीइंग वेरी टायर्ड, सिंस बीइंग वेरी टायर्ड गलत है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, है ना। इन स्पाइट ऑफ बीइंग स्लीपलेस, कब स्लीपलेस थे कुछ नहीं मालूम, सी बाहर। बी डिस्पाइट बीइंग वेरी स्लीप, डिस्पाइट बीइंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका होने के बावजूद भी सो नहीं पाया, सो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसके साथ में सही। शी मैरिड हिम सिंस हिज गुड नेचर, बिकॉज हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज नेचर। अब देखो सिंस हिज गुड नेचर ये पूरी बात को नहीं कह रहा है, बिकॉज के बाद में ऑफ चाहिए, बी बाहर। सी ऑप्शन सही है, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, इन स्पाइट हिज नेचर का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहां पे, उसके नेचर के बावजूद, तो इंस्पाइट के साथ में ऑफ चाहिए होता है, इसलिए इंस्पाइट हिज नेचर गलत है। ठीक है, कौन सा बच रहा है? ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ हिज नेचर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखो क्या कह रहा है। अच्छा इसके नीचे ही है, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। इन केस यू वांट हो सकता है, इन केस ऑफ टाइम मतलब नहीं, बी गलत हो गया। सी देखते हैं, सी कह रहा है बिकॉज यू नीड, बिकॉज यू नीड वॉट नहीं मालूम, सी बाहर। डी ऑल्दो यू वांट, फिर से गलत हो गया, हालांकि तुम चाहते हो, क्या चाहते हो नहीं मालूम। सो आई विल कम टू मीट यू, कौन सा वाला बेटा? आई विल कम टू मीट यू इन केस यू वांट, अगर तुम चाहोगे तो मैं मिलने आ सकता हूं। 108 जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, बाकी बी सी डी एकदम कूड़ा ऑप्शन है। देखिए 109 पे बात करते हैं। इफ यू हैड प्लान द वर्क वेल, अगर आपने काम सही से प्लान किया है,
यू शैल हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। बेटा यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये देखो इफ से स्टार्ट हो रहा है और ये कंडीशनल बना रहा है, हैड प्लस V3 लिखा है। पहले वाले पार्ट में अगर हैड प्लस V3 है मतलब आगे वाला क्या हो जाएगा, देखो पास्ट मॉडल चाहिए। पास्ट मॉडल क्या होता है, विल नहीं वुड, शैल नहीं शुड, कैन नहीं कुड, मे नहीं माइट। तो मे की जगह माइट लगा दोगे पास्ट मॉडल हो गया, मे लगा दोगे फ्यूचर मॉडल हो गया, ऐसे चलता है। ठीक है, पास्ट मॉडल चाहिए, प्लस हैव चाहिए और प्लस V3 चाहिए। ये तीन चीजें मुझे अगले वाले पार्ट में रिक्वायर्ड है। तो देखो यहाँ पे ए लिखा है मॉडल हैव प्लस V3, ये वाला पॉसिबल है, हो सकता है। बी कह रहा है यू कुड कंप्लीट, हैव नहीं लगा है, बाहर हो जाएगा। सी कह रहा है यू विल कंप्लीट, बाहर हो जाएगा। डी कह रहा है यू कुड हैव कंप्लीटेड, तो यहाँ मॉडल हैव प्लस V3 ये भी कंसिडर हो सकता है। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि पास्ट मॉडल चाहिए। यहाँ पे शैल की जगह शुड होता तो मान लेते, इसलिए ए बाहर हो जाएगा, बच रहा है ऑप्शन नंबर डी एज द करेक्ट चॉइस। तो क्या हो जाएगा, इफ यू हैड प्लान्ड द वर्क वेल यू कुड हैव कंप्लीटेड इट ऑन टाइम। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बनता है हमारा सही आंसर और बाकी सारे ऑप्शंस बाहर। 110 देखेंगे, यू कैन यूज माई कंप्यूटर, तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो। ठीक, एज लॉन्ग एज यू कांट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, मतलब नहीं है यू, एज लॉन्ग एज यू यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, जब तक तुमने कोई एक्सटर्नल ड्राइव यूज की होती है ना, तो ये तो मतलब नहीं बना पा रहा है। सी, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये ठीक है। एज लॉन्ग एज यू शैल यूज एनी एक्सटर्नल ड्राइव, ये बाहर है। एक्सटर्नल ड्राइव तो उसका कंप्यूटर ही, एक्सटर्नल ड्राइव तो नहीं लगाने की बात करी जाएगी ना, जब तक तुम एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगाते तब तक तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकते हो। सो इट इज ऑप्शन सी, क्योंकि बाकी सब एक्सटर्नल ड्राइव लगाने की बात करी जा रही है बेटा। सो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि मेरा कंप्यूटर तुम तभी यूज कर सकते हो जब बाहर से कोई एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगाओगे, क्योंकि मे भी इसको डेटा चोरी होने का डर हो। तो इस केस में क्या करते हैं, जो ऑप्शन बिल्कुल अलग बात कर रहा होता है उसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे अलग बात कर रहा है, इसलिए जाएगा ये इसके साथ में एज द करेक्ट चॉइस। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 111 पे बात करते हैं। इसमें आपको प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर्स को फिल करना है बेटा। मतलब डिटरमाइनर्स मतलब एडजेक्टिव के फॉर्म्स हो जाएंगे, वो आपको फिल करने होंगे। प्रेपोजिशन आप जानते ही हो। तो चलिए ऑप्शंस में यहाँ पे डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं पहले। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन दिस सेक्शन हैज अ ब्लैंक स्पेस विद 4 ऑप्शंस। सेलेक्ट व्हिचएवर प्रेपोजिशन और डिटरमाइनर यू कंसिडर द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द ब्लैंक स्पेस एंड इंडिकेट योर रिस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट्स अकॉर्डिंगली। अब आपको करना यह है कि आपको हर क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस में एक ब्लैंक स्पेस है, इस ब्लैंक स्पेस को आपको देखना है और भरना है इस ब्लैंक स्पेस में एक वर्ड जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको लगता है कि बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाएगा। चलिए, सो इसमें ए ऑप्शन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है डोंट गो डैश विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। अब कह रहा है कि भेड़ चाल के साथ ना चलो। जब भी आप विंड के साथ चलते हो मतलब आप भेड़ चाल के साथ में चल रहे हो। सो डोंट गो विद द विंड, फॉर द विंड, अबाउट विंड, बिटवीन विंड। देखो बिटवीन, अबाउट और फॉर का कोई मतलब नहीं होता है, या तो विथ द विंड हो जाता है या तो अगेंस्ट द विंड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डोंट गो विद द विंड यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। फेस द म्यूजिक एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज के परिणाम को झेलना, इसको बोलते हैं फेस द म्यूजिक, या बियर द ब्रंट भी बोला जाता है। देखो इसको बोला जाता है बियर द ब्रंट, है ना, मतलब किसी चीज का परिणाम बेटा झेलना, उसको बियर द ब्रंट बोलते हैं। तो 2 ऑप्शंस यहां पे सही लग, एक ही ऑप्शन यहां सही लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए जो है विद। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। ही हैज बीन कंसिडर्ड ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द कंपटीशन। ही हैज बीन कंसिडर्ड डैश ऑनेस्ट कंटेस्टेंट। अब कोई आदमी है उसको एक ऑनेस्ट कंटेस्टेंट माना गया है, तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ इकलौता ऑनेस्ट कंटेस्टेंट वही है, और भी हो सकते हैं, उसको एक ऑनेस्ट कंटेस्टेंट माना गया है। तो यहां पे हमारे पास में या तो ए है या तो एन है, 2 ऑप्शन है, या तो ए या फिर एन। अब ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट के पहले एन लगता है, ये हमको मालूम है क्योंकि ऑनेस्ट स्टार्ट होता है ओ से और ये ओ आता है आ से ओ के बीच में, इसलिए आ नहीं, दा नहीं, वन नहीं, इट वुड बी एन ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द मैच हो जाएगा बेटा। क्लियर है बात? चलिए 113 पे आते हैं। डोंट रीड डैश लाइन्स, रीड द लाइन्स। कह रहा है कि देखो एक फ्रेज होता है रीड बिटवीन द लाइन्स। जैसे मान लो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, आप स्टेटमेंट को पढ़ो, जो यहां लिखा है उसके अलावा भी आपको बहुत सारे मीनिंग समझ में आने लग जाएं। समझ रहे हो ना बात? तो जब भी कभी आपको जो चीज लिखी हो उसके अलावा बहुत सारे मीनिंग समझ में आने लग जाएं तो कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। और अगर सीधा सीधा सिर्फ लाइन्स पढ़ दो तो उसको बोला जाता है रीड द लाइन्स। तो एक ही यहां पे फिक्स ऑप्शन है रीड बिटवीन द लाइन्स, और बाकी किसी को ले नहीं सकते क्योंकि बेटा यहां पे प्रेपोजिशन फिक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी हम जो लिखा होता है उसके अंदर का ध्यान लगा के उसके अलावा भी मीनिंग कनेक्ट करने लगते हैं, उसको बोला जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स।
तो क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो रहा है यहां पे करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 114 की। द विलेज possesses डैश सीनिक ब्यूटी। द विलेज possesses, विलेज में क्या है भैया, एक सीनिक ब्यूटी है, तो सम सीनिक ब्यूटी, यहां प्लूरल करना पड़ता, सम बाहर हो जाएगा। अ सीनिक ब्यूटी, एन सीनिक ब्यूटी या द सीनिक ब्यूटी, कौन सा वाला ले सकते हैं, ध्यान से समझिए। द विलेज possesses अ सीनिक ब्यूटी, अ सीनिक ब्यूटी, एन तो लगेगा नहीं, द इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा कोई स्पेशल ब्यूटी नहीं है जिसकी यहां पे मेंशन किया गया हो, इसलिए एक सीनिक ब्यूटी वहां पे देखने को मिलती थी, तो अ के साथ जाना पड़ेगा। 115 पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। He is all out to blame everyone dashes mistakes। वो निकल पड़ा है सबको ब्लेम करने के लिए अपनी मिस्टेक्स के लिए, तो अपनी मिस्टेक्स के लिए निकल पड़ा है, तो everyone dashes mistakes क्या हो जाएगा, for his mistakes, है ना, for his mistakes। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन था कि हर आदमी को मालूम होगा। So he is all out to blame everyone for his mistakes हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पे देखते हैं क्या बोल रहा है। This is dash unique system of governance where everyone is the government। ये एक यूनिक सिस्टम है गवर्नमेंट का जहां पे हर आदमी क्या है बेटा, गवर्नमेंट है। This is dash यूनिक सिस्टम। अब यहां पे मुझे ए या एन लगाने की जरूरत है, बाकी द और सम यहां से हट जाएंगे, क्योंकि यहां पे ये बोला जा रहा है कि ये एक यूनिक सिस्टम है, और जब भी एक का कॉन्टेक्स्ट आता है हम ए या एन लगाते हैं। अब यूनिक देखो दिखने में तो यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये असली में या लेके आएगा। ये या जो है ये आ से अ के बीच में नहीं आता, इसलिए इनके साथ में हम क्या लगाएंगे बेटा, आ यूनिक लगाएंगे। एन गलत है, तो एन गलत, यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो आ है वो हो जाएगा करेक्ट चॉइस। ठीक है, चलिए, सो दिस इज आ यूनिक सिस्टम हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 बोल रहा है, I will take care dash myself, you don't bother about me। I'll take care of myself होता है, you take care of yourself होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। about नहीं होता, for नहीं होता, OFF ऑफ बेटा हमेशा सेपरेशन के लिए यूज हो जाता है। जैसे जब भी कभी दो चीजों को सेपरेट करना होगा हमेशा OFF ऑफ यूज करेंगे। जैसे प्लेन टेक ऑफ किया तो जमीन से अलग हो गया, OFF ऑफ यूज कर सकते हैं। आपने स्विच ऑफ किया, कनेक्शन जो है सर्किट से दूर हो गया, क्या हुआ, OFF ऑफ। तो OFF ऑफ हमेशा दूर करने के लिए ही यूज होगा। फॉर का मतलब के लिए होता है, अबाउट यहां पे मीनिंग देगा नहीं, सो आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा, तो ए ऑप्शन के साथ यहां पे चल देंगे। नंबर 118 देखो क्या कह रहा है। शी इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस। ठीक है, शी इज कंसिडर्ड डैश नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज। अब यहां पे इसको टाइटल मिल गया है कि नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज है, ये टाइटल है मतलब इकलौती यही होगी, और जब इकलौती यही है तो ए और एन तो चलेगा नहीं, सम होता तो प्लूरल चाहिए होता, इसलिए यहां बच जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो शी इज कंसिडर्ड द नाइटिंगेल ऑफ द कॉलेज फॉर हर मेलोडियस वॉइस हो जाएगा। ठीक है, जब इकलौता टाइटल है उसी को मिला हुआ है तब उस टाइटल के लिए क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। 119 देखो, द रूम इज अ बिट डार्क। अब रूम डार्क है मतलब क्या है, रूम में अंधेरा है, सो कुड यू प्लीज टर्न डैश द लाइट। अब या तो टर्न ऑन होगा या तो टर्न ऑफ होगा, बाकी यहां पे इन हटा दें, अवे हटा दें, है ना, तो इसके लिए ऑन और ऑफ बच रहा है। अब कमरा डार्क है, क्या करेंगे, ऑफ तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो रूम डार्क है तो ऑन या ऑफ में से कुछ होना चाहिए। अब रूम डार्क है फिक्स हो गया तो क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। अगर इतना पार्ट सेंटेंस का नहीं लिखा होता अब बहुत मुश्किल हो जाता है इस चीज को आंसर करना कि ऑफ लगाएं कि ऑन लगाएं, है ना। इसीलिए देखो हिंट्स इन्होंने दी होती हैं, बस फायदा ये है कि फायदा तब है जब हम इस चीज को समझें और फिर उसको यूज करके क्वेश्चन को कर लें। डोंट वॉक सो फास्ट, आई कांट कीप डैश विद यू। अब देखो आई कांट कीप इन का कोई मतलब नहीं है, कीप इन का मतलब नहीं है क्योंकि किसी जगह पे रखने को कीप इन बोलते हैं। कीप अप टू विद, अब देखो 3 प्रेपोजिशन तो पॉसिबल नहीं है, 2 प्रेपोजिशन हो सकते हैं लेकिन 3 कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो अप टू विद का मतलब यहां पे नहीं हो रहा है। अप विद का मतलब होता है किसी के साथ मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन कर लेना, लेवल में लाके चलना। सो अप यहां पे सही है। कीप ऑन विद यू, कीप ऑन का मतलब होता है कोई चीज को जारी रखना, तो कंटिन्यू करने की बात नहीं है। कीप अप का मतलब होता है मैच करना, कीप अप का मतलब होता है मैच करना। सो कह रहा है इतनी तेज मत चलो, मैं तुम्हारे साथ मैच नहीं कर पा रही, मतलब मैं तुम्हारे इक्वल नहीं चल पा रही, इक्वल नहीं आ पा रही, ये वाली बात यहां पे करनी है। सो इट वुड बी ऑप्शन नंबर सी। सो आज के क्वेश्चंस बेटा खत्म है, 120 क्वेश्चंस इसमें आए थे हमेशा की तरह। सो पूरे हमने कर लिए हैं। अगले पेपर में हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2021 वाले अटेम्प्ट्स को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।